नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज मैं स्टॉक का फुल्ली डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूं। साथ में मैं इस वीडियो में आपको एक एक्सपर्ट लेवल का फंडामेंटल एनालिसिस दूंगा। मैं इस स्टॉक का पूरा पोस्टमार्टम करने वाला हूं और देखते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर क्या निकल के आता है, जो इसके फंडामेंटल के पिटारे को बढ़िया तरीके से खोलेंगे ताकि देखते हैं पिटारे में से क्या निकल के आता है। देखो, मैं यहाँ पे आपको कोई भी कैंडल चार्ट वगैरह नहीं दिखाऊंगा। साथ में मैं आपको एक ऐसी ऐसी एनालिसिस की चीज बताऊंगा, ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपने शायद इंडियन स्टॉक मार्केट में कभी सुने ही ना हो। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि भाई यहाँ पे जो होल्डिंग पैटर्न है वो किस तरह से चल रहा है, किस तरीके से वहां पे मूव कर रहा है, कौन से रेशियो सबसे बेस्ट रहते हैं बाई और सेल करने के लिए, और किस रेशियो के ऊपर स्टॉक में आपको सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि भाई 15 दिन से लेकर 3 या 5 साल तक किस किस टाइम पीरियड पे आपको कितना कितना रिटर्न मिलेगा। 15 दिन में कितना मिलेगा, वीक में कितना मिलेगा, 1 मंथ में कितना मिलेगा, 3 मंथ में कितना मिलेगा, 6 और 9 मंथ में कितना मिलेगा, और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक अलग अलग टाइम पीरियड पे आपको कितना कितना रिटर्न मिलेगा। विद ए डेटा के साथ में आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। साथ में इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न आपको मिलेगा और कैपिटल पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा। देखो, ज्यादातर बंदों को तो यही नहीं पता होता है कि भाई जो रिटर्न होता है वो किस किस पे होता है। ज्यादातर तो यही सोचते हैं भाई रिटर्न जो होता है इक्विटी के ऊपर ही होता है। एक्चुअली इक्विटी के ऊपर नहीं होता, इक्विटी और कैपिटल दोनों पे रिटर्न होता है। तो दोनों के रिटर्न के बारे में मैं आपको बताऊंगा और दोनों के रिटर्न कैसे कैसे लिए जाते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि भाई लाइफ टाइम स्टॉक के अंदर जो भी अब तक शेयर खरीदे बेचे गए हैं उनका एवरेज प्राइस क्या चल रहा है। जो आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर देखते हो वो एवरेज, वो करंट डेज की शेयर एवरेज दिखाता है। लाइफ टाइम की क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। साथ में एक ऐसा मजबूत रेसिस्टेंस दिखाऊंगा जिस रेसिस्टेंस को अगर वो तोड़ देता है तो वहां पे इन्वेस्टर्स नहीं, वहां पे बल्कि कंपनी के प्रमोटर डीआईआई और एफआईआई की जबरदस्त लेवल पे ठुकाई का माहौल बनेगा। कंपनी उस लेवल को कभी भी नहीं तोड़ती। वो लेवल भी मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं उस लेवल को, वो लेवल भी कैसे निकालते हैं वो चीज भी मैं आपको वहां पे बताऊंगा। साथ में देखो, हर एक चीज पे नजर डालेंगे, कंपनी के ऑपरेशन और सेल्स एक्टिविटी के साथ में जो उसकी क्वार्टरली रिजल्ट है उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। देखो, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। देखो, 2-3 मिनट तक आप वीडियो देखते हो तो उसमें आपको सिर्फ इतना ही मिलता है कि कंपनी की इंट्रोडक्शन। ठीक है। अगर आपको कंपनी की डीप एनालिसिस चाहिए और आपको ये देखना है कि कंपनी में, अगर एक बार आप ये वीडियो देख लोगे तो आप खुद से आप अपनी एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है। साथ में आपको मैं इतना दावा करता हूं कि एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जो आप तक आज तक आपने किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिली होगी। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ठीक है। अगर करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 3 रुपए 74 पैसे का इस टाइम करंट शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में 36 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक अपने अपर सर्किट की तरफ लगातार मूव कर रहा है। ठीक है। अगर देखा जाए इसकी लास्ट 5 डेज की परफॉर्मेंस तो स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन स्टॉक के अंदर अब क्या है कि आज एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला और स्टॉक अपने अपर सर्किट की तरफ लगातार मूव कर रहा है। अगर आज की परफॉर्मेंस की बात करें तो 10% से ज्यादा की यहाँ पे आज जबरदस्त यहाँ पे उछाल हमें देखने को मिला है। ठीक है। साथ में अगर स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 2 रुपए 40 पैसे से चल के 6 रुपए 65 पैसे के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे डबल या 2.5 गुना इन्वेस्टर्स का पैसा हो गया। मतलब 365 दिन में इन्वेस्टर्स का पैसा 2 या 2.5 गुना यहाँ पे हो गया। ठीक है। साथ में अगर एक नजर इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे डालें तो देखते हैं क्या निकल के आता है। ठीक है। देखो, क्वार्टरली रिजल्ट से हमें पता चलता है कि कंपनी का जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है वो कैसी है, साथ में कंपनी की जो सेल्स प्रोग्रेस है वो कैसी है, और ये चीज काफी ज्यादा मेजर होती है कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कि भाई आखिर कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हम जून 2024 का क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर रहे हैं। यहाँ पे अगर कंपनी का रिवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने 9 करोड़ से ज्यादा का रिवेन्यू गेन किया है। साथ में अगर ईयर टू ईयर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, पिछले साल के कंपैरिजन में इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.5% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। साथ में अगर नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे 1 करोड़ 36 लाख के आसपास, यहाँ पे सॉरी 1.36 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी की नेट इनकम है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 144% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है।
साथ में अगर इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 14% के आसपास, 14.5% के आसपास नेट प्रॉफिट मार्जिन है। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 128% का अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है। अब बात करने वाले हैं इसके पोस्टमार्टम के बारे में। यहाँ पे इस वेबसाइट पे मैं स्टॉक की हर एक चीज बारीकी से समझाने वाला हूँ, एक डीपली एनालिसिस यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक की मार्केट कैपिटल के बारे में। देखो, किसी भी स्टॉक की मार्केट कैपिटल सबसे ज्यादा खास होती है। ज्यादातर लोग तो ये सोचते हैं भाई मार्केट कैपिटल का यही मतलब होता है कि भाई इस कंपनी ने मार्केट से कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, मतलब कितने ज्यादा इन्वेस्टर्स का पैसा इन्होंने इकट्ठा कर लिया, यही मार्केट कैपिटल समझते हैं। और ये सोचते हैं कि भाई मार्केट कैपिटल जितनी ज्यादा होगी कंपनी उतनी ज्यादा प्रोग्रेस करेगी। ये बिल्कुल गलत है। अगर कंपनी के अंदर मार्केट कैपिटल ज्यादा हो गई तो वहां पे आपको स्टॉक्स के अंदर परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिलेगी। परफॉर्मेंस देखने को तो क्या, वहां पे हर एक बंदा वहां पे लॉस लेके बैठा रहेगा। ठीक है, अगर मान लो अगर अभी इसकी जो एवरेज देखी जाए तो बिल्कुल एवरेज सही है। अगर मान लो इसकी मैं यहाँ पे मार्केट कैपिटल 30 करोड़ कर देता हूँ, ठीक है, तब भी यहाँ पे आपको एक बड़ा लॉस देखने को मिलेगा। और अगर इसकी मार्केट कैपिटल मान लो 5,000 करोड़ के आसपास कर देता हूँ, ठीक है, तब भी आपको यहाँ पे एक बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। वो नुकसान कैसे होगा उसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बना रहना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा। आप खुद ही पता लगा दोगे, जब तक आप पूरी वीडियो देखोगे आपको खुद पता चल जाएगा भाई मार्केट कैपिटल अगर ज्यादा हो जाती है तो उसका किस कदर हमें नुकसान झेलना पड़ता है और किस कदर किन किन स्टॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा आज के टाइम ये नुकसान हम लोग झेल रहे हैं। ठीक है, साथ में अगर मार्केट कैपिटल कम हुई तो क्या नुकसान होगा। ठीक है, सोचो कि भाई प्राइस रेंज है यहाँ पे 3.76 रुपए के आसपास और मार्केट कैपिटल कर देता हूं मैं स्टॉक की 5,000 करोड़ के आसपास, तो देखो यहाँ पे जो बुक वैल्यू है वो 1.48 के आसपास है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो सबसे ज्यादा माल जो है वो प्रमोटर्स ने उठा लिया। ठीक है, या फिर सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे 5 करोड़ की मान लो सब मार्केट कैपिटल है इस रेट के हिसाब से, तो समझ लो कि वहां पे पब्लिक ने का सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है। स्टॉक का प्राइस कम है लेकिन पब्लिक ने पैसा बहुत ज्यादा लगा रखा है, पब्लिक की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, तो वहां पे ऑटोमेटिक आपको प्रमोटर की होल्डिंग काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगी। और प्रमोटर की होल्डिंग अगर कम हुई तो वहां सारा का सारा खेल पब्लिक के हाथ में आ जाएगा, वहां पे कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती, फिर पब्लिक ही शेयर को चलाएगी, पब्लिक शेयर को पटकेगी और वहां पे क्या आएगी, फिर चाहे कुछ भी कर लेना वो शेयर गिरेगा, वहां पे आपको परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। इस तरह का जो सिनेरियो अगर आपको देखना है तो विकास इकोटेक में आप जाके चेक कर सकते हो। आज के टाइम सबसे बड़ा जो सीन हो रहा है वो उसी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, साथ में अगला जो की पॉइंट है, जो स्टॉक का सबसे मेजर की पॉइंट होता है उसके बारे में बात करने वाले हम बात करने वाले आरओई के बारे में। आरओई का मतलब देखो, ज्यादातर बंदों को आरओई का मतलब नहीं समझ में आता। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, कि भाई इक्विटी के ऊपर आपको एनुअली कितना रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे जो रिटर्न है यहाँ पे कोई भी रिटर्न नहीं है, माइनस के अंदर वैल्यू चल रही है। अगर इसकी आरओसी की बात करें कि भाई कंपनी की जो आरओसी का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल, कैपिटल जो भी आप यहाँ पे लगाते हो उसके हिसाब से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है एक साल के अंदर। तो यहाँ पे 1.68 1.68 रुपए के आसपास आपको एक कैपिटल पे अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी बुक वैल्यू की। तो सबसे पहले तो हम देखो बुक वैल्यू को समझते हैं। ठीक है, मान लो मैं 100 शेयर खरीदता हूं 50 रुपए के हिसाब से और 100 शेयर खरीदता हूं मैं 100 रुपए के हिसाब से, तो मेरी जो एवरेज बनेगी कितनी बनेगी, 75 रुपए के आसपास। जो 75 रुपए है वही मेरी बाई एवरेज है, वही मेरी शेयर एवरेज है और वही मेरी बुक वैल्यू है। अगर स्टॉक मेरा 75 रुपए से ऊपर रहा तो मैं एक प्रॉफिट में रहूंगा, जैसे स्टॉक मेरा 75 रुपए से नीचे गिरा मुझे एक लॉस वहां पे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो स्टॉक में अब तक जितनी भी इक्विटी खरीदी गई है, ठीक है, उस इक्विटी की अब तक जो एवरेज बन के आ रही है वो 1.48 रुपए के आसपास बन के आ रही है। मतलब यहाँ पे जो ज्यादा से ज्यादा जितना भी वॉल्यूम अब तक खरीदा गया है उसकी जो एवरेज प्राइस है वो 1.48 रुपए के आसपास है। ठीक है, और सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो कंपनी का जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस होता है वो बुक वैल्यू ही होती है, क्योंकि अगर इस प्राइस से नीचे गया, क्योंकि इस प्राइस तक आप देख सकते हो भाई जो करंट शेयर प्राइस चल रहा है वो 3.76 रुपए का चल रहा है, लेकिन अगर देखा जाए बुक वैल्यू 1.48 रुपए की है। इसका मतलब आप समझते हो कि भाई कम रेट के अंदर बहुत ज्यादा माल उठा लिया किसी ने, और वो माल उठाने वाले कौन हो सकते हैं, या तो डीआईआई, एफआईआई या फिर वो प्रमोटर्स मिलेंगे। और कंपनी के अंदर जो सबसे ज्यादा माल जो सबसे पहले उठाता है वो प्रमोटर ही होते हैं, डीआईआई वगैरह तो बहुत कम अमाउंट उठाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग स्टॉक्स के अंदर उनकी अलग अलग होल्डिंग होती है, वो एक कंपनी का म्यूचुअल फंड सोल्ड आउट नहीं करते, वो एक म्यूचुअल फंड में कई कंपनियों को इन्वॉल्व करते हैं,
किसी सब पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाते हैं और फिर उसका लॉन्ग टर्म के अंदर रिटर्न निकाल के फिर वो अपने कस्टमर्स को देते हैं। तो एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग तो वैसे ही मार्केट में बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी स्टॉक के अंदर। हालांकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा, लेकिन स्टॉक में काफ़ी कम देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा माल उठाते हैं प्रमोटर। अगर यहाँ पे बुक वैल्यू ₹1.48 है तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा माल उठा रखा है प्रमोटर ने, और प्रमोटर ने माल बहुत ही सस्ते में उठा रखा है। अगर यहाँ प्रमोटर माल नहीं उठाता तो यहाँ पे आपको पता है बुक एवरेज क्या चलती, ₹2.5 या ₹3 के आसपास चलती। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल से आप ये चीज़ समझना। मान लो कि मैं एक कंपनी है, उसने 1000 शेयर पब्लिक इशू कर दिए, पब्लिक के लिए 1000 शेयर इशू कर दिए टोटल। शो मान लो एक कंपनी का आईपीओ आया और 1000 शेयर उसने मार्केट में लॉन्च कर दिए। प्रमोटर्स ने मान लो उस कंपनी का जो शेयर है वो है ₹1 के हिसाब से, ₹1 के हिसाब से मान लेते हैं 1000 शेयर मार्केट में लॉन्च हो गए। अब प्रमोटर्स ने क्या किया, 900 शेयर उठा दिए सीधे झटके में सस्ते भाव में। ठीक है, और उन्होंने सोचा कि भाई अब लॉन्ग टर्म इसमें वेट करेंगे, और जब ये शेयर ₹1 से उछल के ₹10-15 के आसपास जाएगा तब इसको आराम से बैठ के बेचेंगे, कई पीढ़ियां बैठी खाएगी। ठीक है, तो उन्होंने 900 शेयर उठा लिए, 100 शेयर बच गए। ठीक है, अब पब्लिक वालों के पास तो पैसा कम है तो वो भी इधर उधर लगा रहता है, तो वो तो थोड़े थोड़े उठाएंगे। किसी ने 10 शेयर उठाए ₹2 पे, किसी ने 20 शेयर उठाए ₹2.5 पे, किसी ने 40 शेयर उठा लिए ₹3 पे। इस तरह से टोटल एवरेज करके अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एवरेज कितनी बनेगी, ₹1 या ₹1.25 के आसपास। उसमें सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है, प्रमोटर के पास। पब्लिक के पास तो कुछ भी नहीं है, चिल्लर है। 10% है, 90% होल्डिंग किसने उठा ली, प्रमोटर ने उठा ली ₹1 पे, तो एवरेज हो गई कम। अब जैसे स्टॉक आगे आगे दौड़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे स्टॉक दौड़ेगा, क्योंकि प्रमोटर तो माल अपना बेचेगा नहीं, जाहिर सी बात है कि अब वो 10% वाले उछालेंगे शेयर को। अब वो शेयर जैसे जैसे उछलेगा भाई साहब प्राइस आगे जाएगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वो मार्केट में थोड़ी थोड़ी इक्विटी रिलीज करते रहेंगे कि 1% कर दिया। मान लो हर एक रुपए जैसे शेयर चलेगा 1-2% हम करते रहेंगे और एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न हम बना लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से प्रमोटर्स पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो जो बुक वैल्यू होती है वो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस होती है किसी भी कंपनी का। अगर बुक वैल्यू टूट गई तो सबसे पहले कंपनी के प्रमोटर डूबेंगे, इन्वेस्टर्स नहीं। इन्वेस्टर्स के पास तो होल्डिंग काफी कम होती है, प्रमोटर सबसे पहले डूबने वाले हैं। तो कभी भी कोई भी कंपनी बुक वैल्यू के नियर बाय कभी भी बुक वैल्यू से नीचे नहीं गिराती। हाँ, अगर वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 30% से नीचे आ गई तब वहां पे स्टॉक आपको बुक वैल्यू से नीचे देखने को मिलेगा, और जिस दिन स्टॉक बुक वैल्यू पे नीचे आ जाता है वो कंपनी बर्बाद हो जाती है, उसका दिवालिया निकल जाता है और वो कंपनी रोड पे आके खड़ी हो जाती है। कभी भी किसी भी टाइम कंपनी वहां से डिलिस्टेड हो सकती है। अब बात करने वाले हैं फेस वैल्यू की। तो देखो ये है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि भाई आपको कितनी रिकवरी मिलेगी इस शेयर के अंदर। अगर कल को ये कंपनी बंद हो जाती है, डिलिस्ट हो जाता है, तो आपको यहाँ पे कितनी रिकवरी मिल सकती है। अगर आपकी सारी इक्विटी जीरो हो जाती है तो आपको यहाँ पे पर शेयर ₹1 यहाँ पे एज ए रिकवरी मिलेगी। ठीक है, मान लो कल को ये कंपनी डिलिस्ट हो जाती है और आप शेयर को बेचते नहीं और डिलिस्ट का न्यूज आपको पता नहीं है और आपकी सारी इक्विटी जीरो हो गई, तो आपको यहाँ पे पर शेयर ₹1 मिलेगा। ठीक है, इसको हम रिकवरी वैल्यू भी बोलते हैं। मार्केट में देखा जाए तो फेस वैल्यू को कोई मेजर करके नहीं चलता, इसको कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि जैसे ही मार्केट में न्यूज आती है कंपनी डिलिस्ट होने वाली, लोग वहां से सोल्ड आउट करके निकल के भाग जाते हैं, फेस वैल्यू तक आने का इंतजार कोई भी नहीं करता। तो फेस वैल्यू को मार्केट में इतना ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक के अंदर आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा और लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप स्टॉक को 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे 5% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता है। 1 मंथ होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे 1% का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप 3 मंथ में यहाँ पे होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ लॉस नहीं मिलेगा, कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बल्कि लॉस ही मिलेगा। ठीक है, इससे पता चलता है कि 3 मंथ के अंदर यहाँ पे प्रोग्रेस काफी डाउन है। 3 मंथ का मतलब आप सोचोगे यार 1 वीक में अच्छा रिटर्न है, 1 मंथ में भी है, 3 मंथ में इतना रिटर्न क्यों, मतलब यहाँ लॉस क्यों है। तो भाई हो सकता है कि हर 3 मंथ में क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, तो हो सकता है भाई क्वार्टरली जो रिजल्ट आया हो, क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर ये यहाँ पे स्टॉक को गिराते होंगे, या फिर यहाँ पे रिजल्ट आने से पहले स्टॉक थोड़ा सा गिरता होगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसकी क्वार्टरली रिजल्ट, अगर कोई भी क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो जाहिर सी बात है भाई कंपनी का सारा ध्यान ऑडिट के ऊपर रहता है, तो ऑपरेशनल एक्टिविटी लगभग थम सी जाती है, तो वहां पे स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है स्टॉक में। तो हो सकता है 3 मंथ में यहाँ पे प्रोग्रेस आपको कम देखने को मिले। साथ में अगर बात करें 6 मंथ के रिटर्न की तो यहाँ पे 4.5% का रिटर्न देखने को मिलता है।
अगर 9 मंथ में फिर से होल्डिंग करते हो तो वही वाला सिनेरियो 3 मंथ के बाद अगला आ गया सिनेरियो 6 मंथ का, 9 मंथ का। यहाँ पे भी आपको कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर कि लॉन्ग टर्म में आपको कितना रिटर्न मिलेगा। 1 ईयर होल्ड करते हो तो 41% से ज़्यादा का रिटर्न मिलेगा, 2 ईयर में आपको 31% से ज़्यादा का रिटर्न मिलेगा, 3 ईयर में 170% का रिटर्न मिलेगा, 4 ईयर में आपको 840% का रिटर्न देखने को मिलेगा, और अगर 5 साल अगर आप इसे होल्ड करते हो तो आपको कम से कम 1400% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अब देखो हर एक स्टॉक का ना अलग अलग पैटर्न होता है। किसी स्टॉक के अंदर रिटर्न शॉर्ट टर्म जो रिटर्न होता है वो ज़्यादा होता है, तो किसी के अंदर लॉन्ग रिटर्न सबसे ज़्यादा होता है, लॉन्ग टर्म रिटर्न सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जो मिल रहा है शॉर्ट टर्म में वो 1 वीक में मिल रहा है, या फिर आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में कोई भी खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, और रिटर्न भी काफी जबरदस्त है, 1400 पॉइंट के आसपास है। ठीक है, अगर देखो अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है और आप सोच रहे हो उस बड़े अमाउंट को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का, तो कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट मत करो। उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो अच्छे अच्छे स्टॉक्स के अंदर, और शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रिटर्न लेके वहां से निकल जाओ। ठीक है, यही मार्केट की स्ट्रेटेजी होती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आप उस स्टॉक में सिप वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सिप में क्या होता है कि एक तरह से ईएमआई वगैरह होती है कि भाई आपने कोई प्राइस ले लिया और आपने एक टाइम पीरियड सेट कर दिया कि भाई मैं हर 2-3 महीने के बाद किस्त भरूंगा, और किस्त जो है आपके अकाउंट से डिटेक्ट होती रहेगी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके वहां पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हर महीने या 2 महीने में 3 महीने में आप इंस्टॉलमेंट भरते रहोगे और 4-5 साल में जाके एक अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, एक तरह से जो पैसा है वो 8-10 गुना आपको होके मिलेगा, और मतलब जबरदस्त लेवल का आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। कम अमाउंट में एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से ले सकते हो। जैसे लोग मार्केट में ब्लू चिप वगैरह खरीदते हैं, एसबीआई की और भी काफी चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिप लगा सकते हो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का। अब बात करने वाले हैं इसके होल्डिंग पैटर्न को लेके कि भाई शेयर का जो होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है। अगर यहाँ पे प्रमोटर की बात करें तो लास्ट ईयर में जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 19.65% के 19.65% के आसपास थी, और इस साल भी अगर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, वही 19.65% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग है। तो होल्डिंग में ये क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम होल्डिंग है। साथ में अगर बात करें डीआईआई की होल्डिंग, तो डीआईआई की यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं है। ठीक है, ना लास्ट ईयर थी ना ही इस ईयर है। साथ में अगर बात करें एफआईआई की, तो देखो लास्ट ईयर जो एफआईआई की होल्डिंग थी वो 0.03% थी, लेकिन इस साल तक आते आते यहाँ पे जो होल्डिंग है वो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले भी एक काफी वीडियो बनाई है कि भाई स्टॉक मार्केट में लगातार 3 महीने में एफआईआई ने 30,000 करोड़ से बड़ी बिकवाली की है, जिसकी वजह से काफी स्टॉक्स के अंदर एफआईआई का जो डेटा है वो इम्पैक्ट हुआ है। काफी स्टॉक में जो एफआईआई की जो होल्डिंग है वो खत्म हो गई है। मैं लगातार इसकी वीडियो बना रहा हूं, और उस वीडियो में काफी बंदों ने पूछा कि भाई दिखाइए, तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे देख सकते हो 0.03% से ये होल्डिंग घट के देखो, इससे अगले क्वार्टर में यहाँ पे थोड़ी सी घटी, फिर थोड़ी सी एक पर फिर से रिमेन सेम रही, लेकिन अगले क्वार्टर में यहाँ पे 0.4 हो गई, मतलब पिछले ईयर से भी ज्यादा यहाँ पे हो गई, और इस बार कम से कम वो होल्डिंग खत्म हो गई। मार्च से लेके जून तक देख सकते हो मात्र 3 मतलब कितना टाइम होगा, 2-3 महीने का टाइम होगा, और 2-3 महीने के टाइम में एफआईआई की होल्डिंग पूरी तरह से खत्म हो गई। और अगर पिछले ईयर के कंपैरिजन के साथ कंपैरिजन करें तो यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ठीक है, और अब बात करने वाले हैं यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की। तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है वो 80.29% थे पिछले साल, जो इस साल बढ़ के यहाँ पे 80.31% के आसपास हो गए। देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स के अंदर 0.02% का यहाँ पे 0.02% का इंक्रीमेंट हुआ है। देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो कम है, और यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है इनकी होल्डिंग सबसे ज्यादा है। किसी भी स्टॉक को एक जबरदस्त लेवल पे परफॉर्मेंस करने के लिए जो यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न होना चाहिए वो होल्डिंग पैटर्न मैं बताता हूँ। जिस स्टॉक के अंदर पब्लिक इन्वेस्टर्स 70% आ जाते हैं और प्रमोटर वहां पे 30% के आसपास रह जाते हैं, ठीक है, इस लेवल तक तो सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ जाती है और पब्लिक प्रमोटर यहाँ घटना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाते हैं,
समझ लेना उस दिन से उस स्टॉक की परफॉर्मेंस खत्म होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे परफॉर्मेंस खत्म होती हुई चली जाएगी। आज के टाइम अगर सबसे बड़ा एग्जांपल देखो तो विकास इकोटेक देख सकते हो, उस स्टॉक के अंदर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 90% हो चुकी है, और सॉरी जो पब्लिक के इन्वेस्टर्स है उसकी होल्डिंग 90% हो चुकी है, और जो वहां पे प्रमोटर है सिर्फ 10% बचे हैं। जल्दी वो भी अपना माल बेच के निकल लेंगे। फंस कौन जाएगा? पब्लिक इन्वेस्टर्स। पूरा का पूरा गेम फिर इन्वेस्टर्स के भरोसे चलेगा। अब इन्वेस्टर्स कैसा गेम चलाएंगे, कैसे मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे, वो समझ में नहीं आएगा। विकास इकोटेक को आप एनालिसिस कर सकते हो, जैसा सिनेरियो उसमें चल रहा है वैसा सिनेरियो बाकी स्टॉक्स में हो जाता है। सबसे ज्यादा स्टॉक कब चलता है वो मैं आपको बताता हूं। अगर मान लो किसी स्टॉक के अंदर होल्डिंग स्टार्टिंग में 90% प्रमोटर के पास है, ठीक है, और 10% होल्डिंग वहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास है, ठीक है, पीआई वालों के पास है, तो ये स्टॉक वहां से जबरदस्त बूमिंग के साथ चलेगा। अगर रेशो दोनों का 50-50% के आसपास रहता है तब भी आपको स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर प्रमोटर 30% से नीचे चले जाते हैं तब समझ लेना धीरे धीरे स्टॉक एक बुरी तरह से परफॉर्मेंस देना शुरू करने वाला है। आने वाले टाइम में आपको पिछले साल के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगी, और इस स्टॉक में अगर देखा जाए तो यही इश्यू होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। तो देखा जाए तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कोई भी खास रिटर्न नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न है, ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हो तो। क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई भी यहाँ पे रिटर्न है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग इतनी ज्यादा है। क्योंकि पब्लिक होल्डिंग में क्या होता है कि ज्यादातर लोग मार्केट को फ्लक्चुएट करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पे 10-15% ही मिलेंगे, बाकी सारे सोचेंगे क्या क्यों ना इंट्राडे खेला जाए, इंट्राडे से अच्छा खासा पैसा निकाल लेते हैं। तो वो लोग शॉर्ट टर्म में यहाँ दब के कुटाई करने के चक्कर में रहते हैं, और सबसे ज्यादा ऑपरेटर उन्हीं की कुटाई करता है, और मार्केट में सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन आता है, और इसी वजह से स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिट यहाँ पे नहीं बन पा रहा, ठीक है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये थी अब तक की एफसीएस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी अपडेट, और यहाँ पे जो सबसे डीपली एक्सपर्ट लेवल की एनालिसिस। आपको एनालिसिस कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ में अगर आपने कोई भी होल्डिंग कर रखी है तो बताना मुझे कि कितने कितने टाइम पीरियड के लिए आपने होल्डिंग कर रखी है, और आपका प्लान कितने टाइम तक होल्ड करने का है। साथ में अगर मेरे लायक कोई सुजेशन होगा तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, क्योंकि आपका जो डेटा है अगर आप मुझे बताओगे तो वो डेटा हमें एनालिसिस करने में हेल्प मिलती है कि भाई कितने ज्यादा लोगों ने किस किस लेवल पे बाइंग कर रखा है, ठीक है। इससे हमें एक हेल्प मिलती है इन वीडियोज को और ज्यादा अच्छे तरीके से इंप्रूव करने में, ठीक है। तो देखो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इसी तरह की डीपली देखो हम काफी डीपली एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट करते रहे, अपग्रेड करते रहे, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।